चलिए, केमिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम साइंस को, एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। इसमें केमिस्ट्री का हमारा 10th क्लास एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमने पिछले लेक्चरों के वाया पिछला चैप्टर कंप्लीट किया, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल्स। और मेटल एंड नॉन मेटल्स के वाया हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, जिनमें हमने वाइंडिंग, जो हमारा वाइंड अप फेज था, उसके दौरान हमने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में समझा, जिन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। जहाँ एक तरफ हमने मेटल और नॉन मेटल के बीच के संबंध के तहत आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को समझा, वहीं हम आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड का कॉन्सेप्ट। ओके, तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बाद हम कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, कार्बन की अपनी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की फॉर्म में और कंपाउंड की फॉर्म में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कार्बन इतना वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों है। इट इज़ वेरी वर्सेटाइल एलिमेंट। ओके, आपको समझ आएगा क्यों। देखिए, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चारों तरफ अगर ध्यान दें तो आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो कार्बन बेस्ड मिलेंगी। आप ग्रेफाइट देखते हैं, आप डायमंड देखते हैं, आप पेट्रोल, डीज़ल, शुगर के ग्रेन्स, कुछ भी देखें, ये सबके बेस में कार्बन है। ये सबके बेस में कार्बन है। शुगर मने कि सुक्रोस, मने कि उसी से आगे जा कर के आप देखेंगे एक फॉर्म क्रिएट होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, C6H12O6, उसमें भी तो कार्बन है। उसके बाद ग्रेफाइट भी तो कार्बन ही से बन रहा है, डायमंड भी तो कार्बन ही से बन रहा है। सबके बेस में एक कॉमन एलिमेंट है, दैट इज़ कार्बन। कार्बन के साथ मिलकर और चीज़ें जब कंपाउंड बनाती हैं तो ये उसी के कंपाउंड है कि नहीं। हाइड्रोकार्बन्स बेस्ड फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, कार्बन ही तो है। जितनी भी लिविंग बॉडीज़ हैं, कार्बन ही तो होता है उनमें। जब भी वो लिविंग बॉडीज़ मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो हम उनकी कार्बन डेटिंग ही तो करते हैं, नहीं करते हैं कार्बन डेटिंग। तो इस तरह से कार्बन, अगर हम उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें तो बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है। अर्थ की क्रस्ट में सिर्फ 0.02% है, सिर्फ 0.02%। कार्बोनेट्स की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, कोल की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में। तो अर्थ की क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में सिर्फ 0.02%, और एटमॉस्फेयर में ओनली 0.03%। कार्बन इतना ही प्रेजेंट है, 0.02, 0.03। लेकिन सुबह से लेकर के रात तक तमाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से जब आप इंटरेक्ट हो रहे हैं तो आप ये चीज़ देखेंगे कि उनके बेस में कार्बन ही है। आपके कपड़े, आपका खान पान, आपकी यूज़ की जाने वाली तमाम चीज़ें, किताबें, सबके बेस में आप देखें कार्बन है। चाहे आप सेलुलोज की बात करें, पेपर पल्प बनाने की बात करें, तमाम चीज़ों के बेस में कार्बन ही मिलेगा। ओके, क्रॉप्स में कार्बन है, लिविंग बॉडीज़ में, शरीर में कार्बन है, सब चीज़ों का आधार कार्बन है। तो कार्बन की मात्रा बहुत कम उपलब्ध है, लेकिन कार्बन की एक क्वालिटी कि वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है तमाम एलिमेंट्स के साथ, इसकी वजह से तमाम आपकी ज़िंदगी से संबंध रखने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी न किसी मैनर में कार्बन के कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपकी पूरी ज़िंदगी में आपका बहुत ज़्यादा सरोकार, बहुत ज़्यादा डीलिंग है कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स से, जबकि कार्बन बहुत कम मात्रा में है। तो इतनी कम मात्रा में होने वाले किसी एलिमेंट के द्वारा इतने वाइड रेंज कंपाउंड्स बनाना, प्रोडक्ट्स बनाना कैसे संभव हो पाता है? वो कार्बन की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज देर आर यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। हमें उन प्रॉपर्टीज़ को भी समझना है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम समझेंगे। कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है, हम कोवलेंट बॉन्ड समझेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड कंसेप्ट सीखेंगे, चीज़ें कैसे एग्जिस्टेंस में आती है सीखेंगे, और कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे। शुरुआत करते हैं। हमने क्या लिखा है कि कार्बन एंड कंपाउंड ये चैप्टर है। सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट द कार्बन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंबाइंड फॉर्म। अकेला कार्बन एलिमेंट फॉर्म में देखेंगे और कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में भी देखेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू यूज़ इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्लोथ्स,
medicines, books, etc. are made up of compounds of carbon. आपका बहुत वास्ता, बहुत पाला पड़ता है दिन भर कार्बन के साथ. All living structures, all the living structures are carbon based. कार्बन बेस्ड हैं सभी लिविंग स्ट्रक्चर्स. ओके. The amount of carbon present in the Earth's crust and in the atmosphere is quite meager. The Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals, that is carbonate form, hydrogen carbonate form, कोल की फॉर्म में और पेट्रोलियम की फॉर्म में. And the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. ओके. तो कई बार आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाल दिया जाता है या रीज़न असर्शन की फॉर्म में क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी भर में तमाम जिस कंपाउंड से डील करते हैं वो कार्बन बेस्ड होते हैं क्योंकि ये बहुत हैवी अमाउंट में पाया जाता है नेचर में. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. आप तमाम प्रोडक्ट्स से जिनसे डील करते हैं वो कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं, बट इसलिए नहीं कि कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए कि कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं बॉन्ड बनाने की, इसीलिए. ओके. तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसे करेक्ट मत करना. इनफैक्ट बहुत कम पाया जाता है लेकिन फिर भी इसके कंपाउंड्स डोमिनेट करते हैं इस प्लैनेट को. कम पाए जाने के बावजूद भी इसके कंपाउंड्स डोमिनेट करते हैं इस प्लैनेट को. ये है फैक्ट. ओके. सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है. So properties of carbon which make carbon so important to us, which make it so versatile, वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं समझते हैं. पहला, बॉन्डिंग इन कार्बन, दैट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड. तो कार्बन की बॉन्डिंग उसकी एक खास प्रॉपर्टी है और वो है उसके द कोवलेंट बॉन्ड. तो हमने आयोनिक बॉन्ड यानी कि आयोनिक कंपाउंड देखे जिन्हें कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं. उनकी प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं. उनकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर कट थी. सबसे पहली उनकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट था उनका. सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि वो आयंस क्रिएट करते थे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे. हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है आयंस के बीच में, इसलिए बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल था. और हमने देखा था कि वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन हमने देखा था कि वो ब्रिटल होते हैं. ये तमाम चीज़ें हमने देखा था आयोनिक कंपाउंड जब हमने स्टडी किए थे. ओके. हमने आयोनिक कंपाउंड के केस में देखा था कि वो सॉल्यूबल हैं, पर किन सॉल्वेंट में सॉल्यूबल्स हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं, यानी कि वाटर में सॉल्यूबल हैं. तो हमने सॉल्युबिलिटी के ग्राउंड पर, टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के आधार पर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर आयोनिक कंपाउंड्स को देखा, अच्छे से जाना. अब हम कोवलेंट कंपाउंड्स को देखने जा रहे हैं. सो वी ऑलरेडी नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स. सो सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कुछ कंपाउंड लिखे हैं आपके सामने, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, जैसे कि इथेनॉल. तो सब में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, C के साथ H, C के साथ OO और H. अभी समझ आएगा ऐसा क्यों होता है. यहाँ पे भी देखिए C के साथ H, फिर Cl3 क्लोरीन. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इथेनॉल में CH3 CH2O के साथ H, OH. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मीथेन में C के साथ H4, एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम आप देख रहे हैं. ये यूनिक क्वालिटी इसकी, उसकी वजह से ये हो रहा है. तो देखिए कितनों के साथ संबंध बनाते चला गया. तो ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं आपके सामने, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल एंड मीथेन. मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स, या फिर यहाँ पर कहिए द कोवलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि हम देख रहे हैं बॉन्डिंग इन कार्बन इज़ द कोवलेंट बॉन्ड. तो कार्बन कंपाउंड शब्द जब यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कोवलेंट कंपाउंड शब्द भी यूज़ कर रहा हूँ. ओके. सो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज़ द कोवलेंट कंपाउंड्स, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि आयंस नहीं बनते हैं. आयंस बनना एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, क्योंकि चार्ज का फ्लो होना ज़रूरी था. वो आयंस ही करवाते हैं. सो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज़ द कोवलेंट कंपाउंड्स, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या था? बहुत हाई.
क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी मॉलिक्यूल्स के बीच में। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आप कहें तो दैट लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक एनर्जी मिलेगी। तो जो मॉलिक्यूल है जैसे कि H2O, एक ऑक्सीजन एटम से 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच्ड हैं। ओके, एक ऑक्सीजन के एटम से 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं, H2 और O। इट इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें ये होता है कि जब हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं उसमें हमने जब पानी की बात की तो उसमें ये जो H2O, H2O, H2O और H2O, तो H2O यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, H2O इज़ अ मॉलिक्यूल। और हमने वहाँ पर देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल नहीं होते, पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि H2O एक कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हैं ये लोग। ये मॉलिक्यूल है, इसे हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज़ H2O। तो एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पुअर होती है, वीक होती है। आई बात समझ में? इसलिए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उसे तोड़ना आसान है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन कंपाउंड्स में जो ये एलिमेंट्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, इनमें फोर्स स्ट्रांग होती है। जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर की यानी कि मॉलिक्यूल के बीच जो एलिमेंट है उनमें जो फोर्स है वो स्ट्रांग है, बट जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स है वो वीक है। द मॉलिक्यूलर फोर्स इज़ वीक। ओके, और हमें अगर टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो वो मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे ही देखेंगे। मॉलिक्यूलर फोर्स है नहीं, कमज़ोर हो रही है, तो फिर टेम्परेचर से एनर्जी बढ़ रही है, तो फिर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने शुरू हो गए, धीरे धीरे एलिमेंट भी ब्रेक हो जाएंगे। तो पहले अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने के कारण ही जो वाटर है उसकी फिर फर्दर स्टेट चेंज होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाने लग जाते हैं, लूजली ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तो वाटर जो है लिक्विड से दूसरी फ्लूइडिक फॉर्म ले लेता है, दैट इज़ द स्टीम, गैस। पर स्टीम की फॉर्म में भी होता तो वो H2O ही है। आइस की फॉर्म में होगा तो सॉलिड होगा H2O, लिक्विड की फॉर्म में होगा तो L होगा, लिक्विड होगा H2O, स्टीम की फॉर्म में तो गैशियस होगा H2O, बट है तो H2O ही। बट H2O बहुत स्ट्रांगली क्लोज आ गए तो सॉलिड हो गया, H2O ठीक ठीक दूर चले गए तो लिक्विड हो गया, H2O बहुत ज़्यादा दूर चले गए तो स्टीम हो गया। दैट्स ऑल। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पुअर है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, सो एंड इन दिस the carbon compounds have low melting and low boiling point because the force of attraction between the molecules are not very strong। तो कम टेम्परेचर देते ही जो एनर्जी मिलेगी वो इतनी का काबिल होगी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको ओवरकम कर दे। तो हमने आयोनिक कंपाउंड की जिन भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, आयोनिक कंपाउंड की वो प्रॉपर्टीज़ किस वजह से थी, कोई वजहें थी, और वो वजह क्या थी? मेन रीज़न वाज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाई बॉइलिंग पॉइंट होने का कारण भी वही था, हाई मेल्टिंग पॉइंट का कारण भी वही था, हम जानते हैं इस बात को। उनके सॉलिड होने का कारण भी वही था, उनके हार्ड होने का कारण भी वही था। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो इसी पर डिपेंडेंट थी कि उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मतलब जो नेचर था उनका, जिन एलिमेंट से वो बनता था कंपाउंड, वो नेचर ही पर डिपेंड कर रहा था कि इस कंपाउंड की या इस आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। वो जो नेचर था उन एलिमेंट्स का वो था कि वो आयंस थे, तो इसी पे डिपेंड कर रहा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बिकॉज दे आर आयंस। इसी पे डिपेंड कर रहा था कि वो पानी में घुल जाएंगे बिकॉज दे वर आयंस, है ना। तो यहाँ पर इसी पे डिपेंड कर रहा है। अब ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, कार्बन की ख़ास तौर पर, और उसके साथ जुड़ने वाली चीज़ें जैसे कि हाइड्रोजन की ले लीजिए, तो कार्बन की खुद से एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसी पे काफ़ी हद तक डिपेंड हो रहा है कि बॉन्ड कैसा बनेगा। तो इसलिए उसका नतीजा निकल रहा है कि जो बॉन्ड बनेगा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की कमज़ोर होगी, इसकी वजह से ईजिली ओवर पावर कर सकते हैं, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ओके, सो कार्बन कंपाउंड्स, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स, द वर्ड इज़ मोस्ट, एब्सोल्यूट नहीं जाना है आपने, ठीक है, ऑल नहीं लिखा है, ऑल नहीं लिखा है, मोस्ट लिखा है। तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बात यहाँ कोवलेंट कंपाउंड्स की हो रही है। कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स
बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि बात यहाँ कोवलेंट बॉन्ड्स की हो रही है, कोवलेंट कंपाउंड्स की हो रही है। कार्बन कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड बिकॉज बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, यानी कि बात कोवलेंट कंपाउंड्स की हो रही है। कार्बन कंपाउंड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब आयनिक कंपाउंड से बिल्कुल उल्टी प्रॉपर्टीज़। और अगला यहाँ पर है, हाँ तो बस ये सारा था, हो गया। ओके, दीज वर द प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और द फर्स्ट वन इज़ द पुअर। यहाँ पर क्या लिखा है, मेनली प्रॉपर्टीज़ दो ही यहाँ पर क्लियर हुई हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी की और एक है, एक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी क्लियर हुई है, दूसरी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। वेरी गुड। तो दो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर मेनली डिस्कस कर ली। ओके, अब सवाल आता है कि ये सब प्रॉपर्टीज़ के पीछे का खेल कौन है। उसको समझने के लिए आपको समझने पड़ेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं किस बेस पे, क्यों, क्या है उसकी कैपेसिटी कंबाइन होने की, तो वो हमने पढ़ा है। वो कैपेसिटी डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खास तौर पर किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ओके, सो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एलिमेंट्स की, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन देखेंगे, क्यों, इसका एटॉमिक नंबर है 6, उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर से पता चलेंगे, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे, उससे पता चलेगा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी कार्बन की कैसी है, किस मैनर में है। सो इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस, उसके लिए वी हैव टू स्टडी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द कार्बन, और वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, क्योंकि उससे पैदा पता लगे चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल पता लगाने हैं तो पता लगाइए कि एटॉमिक नंबर कितना है, इट इज़ 6, और फिर बनाइए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हम बनाएंगे। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार करने के बाद पता चलता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है अगर, तो पहले शेल में, के शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो अपनी ऑक्टेट स्टेट अचीव कर जाएगा, बाकी बचे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर शेल में यानी कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6 प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन से ही किसी एटम को उसका एटॉमिक नंबर मिलता है, ये हम जानते हैं। ओके, तो 6 पॉजिटिव चार्ज, 6 नेगेटिव चार्ज, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कार्बन। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपसे कोई पूछे कि ये क्या, कौन सा वैलेंसी क्या है इसकी, तो आप कहेंगे टेट्रावैलेंट है, इट इज़ अ टेट्रावैलेंट। 4 इलेक्ट्रॉन्स द वैलेंस शेल। एक इलेक्ट्रॉन होता तो मोनोवैलेंट होता, एक होता तो मोनोवैलेंट होता, 4 हैं तो टेट्रावैलेंट है। तो अब द रिएक्टिविटी, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब रिएक्ट करना, रिएक्टिविटी। सो द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ completely filled outer shell। रिएक्टिविटी एलिमेंट की किस बात पर डिपेंड करती है, उनकी उस टेंडेंसी पर। टेंडेंसी क्या है, उनकी इच्छा है कि उनका आउटर शेल फुली फिल्ड हो, दैट इज़ अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, और नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करना चाहते हैं, ऑक्टेट स्टेट, इसी पर उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। केस ऑफ कार्बन, अब आयोनिक कंपाउंड्स के केस में तो हमने ये देख लिया था कि आयोनिक कंपाउंड्स के केसेस में या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करके आप फाइनली अपनी स्टेबल स्टेट अचीव करते हो, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करते हो, अपना ऑक्टेट स्टेट अचीव करते हो। कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, मोस्टली वो मेटल्स होते हैं, और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मोस्टली वो नॉन मेटल्स होते हैं। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, अब लूज़ करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन उसका नहीं है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वो रोल प्ले नहीं करेगा। जिसने गेन कर लिया है अब वो उसका है। तो द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से एग्जिस्टेंस में आते हैं हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड थे या वो आयनिक कंपाउंड थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इसका अलग होगा। ओके, तो फिर उस केस ऑफ कार्बन समझ लेते हैं। सो इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि या तो ये अब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। अगर हम आयोनिक कंपाउंड कॉन्सेप्ट से जाएं तो हमने 2 ही बातें सीखी हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। हम जानते हैं कि मेटल्स की वैलेंसी 1 2 3 रहती है और नॉन मेटल्स की 5 6 7 रहती है, और हम जानते हैं कि मेटल्स लूज़ करते हैं, नॉन मेटल्स गेन करते हैं। तो अब अगर हम कार्बन के केस को कंसिडर करें और उसमें आयोनिक कंपाउंड का कंसेप्ट फॉलो करें तो फिर तो केस एक ही बनता है कि या तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दो या 4 के 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो। अब अल्टीमेटली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये कोई सलीका नहीं हुआ। क्यों? एटम ऐसा क्यों करता है? एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका पर्पस क्या होता है? उसे स्टेबल होना है, उसे स्टेबल होना है और उसे नियर टू नोबल गैस कन्फिगरेशन में आना है। बट अब आप एक बात सोच के देखिए कि जब मैं कहता हूँ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि उसमें 6 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज हो गया 6 और उसके जो शेल्स हैं उसमें नेगेटिव चार्ज हो गया सिंपली 2। तो अब न्यूक्लियस में इतना पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ अराउंड 6 और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनमें नेगेटिव चार्ज है सिंपल 2। तो एटम स्टेबल रहेगा आपको लगता है? इज दैट एटम स्टेबल? इट इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल। ये स्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन ही नहीं हो पाएंगे शेल्स में क्योंकि न्यूक्लियस में 6 डिग्री पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स 2 डिग्री रह गए। अब दूसरा केस, आपने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, अब न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज हैं और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, तो 10-10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पॉजिटिव चार्ज 10-10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसे स्टेबल रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि भारी गैप है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में, बहुत ज़्यादा अंतर है, एटम संतुलित नहीं रह पाएगा। चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करेंगे तो नेट चार्ज बहुत बन रहा है, एटम विल नॉट सेटल। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो अचीव नहीं हुई। तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेना और 10 इलेक्ट्रॉन बना लेना और न्यूक्लियस में पॉजिटिव 6 ही चार्ज हैं तो भी स्टेबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, 4-4 इलेक्ट्रॉन दे देना और न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ 6 प्रोटॉन बच जाना और फिर अल्टीमेटली 2 ही इलेक्ट्रॉन बचना, तो 4-4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना किसी एटम से बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, उसे निकालना भी उतना संभव नहीं, और निकाल दिया तो उसके बाद एटम स्टेबल रहेगा नहीं। तो एटम लूज़ करके और एटम गेन करके तो कार्बन स्टेबल हुआ ही नहीं। तो कार्बन को कोई वे आउट फाइंड करना पड़ेगा कि इसका तोड़ कैसे निकालूँ मैं। ना मैं लूज़ करके स्टेबल हो रहा हूँ ना मैं गेन करके। लूज़ करने की बात है तो इतने इलेक्ट्रॉन लूज़ कराने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इट इज़ नॉट पॉसिबल थिंग, उसके बाद भी मैं स्टेबल नहीं होऊंगा। और इतने गेन कर लूँ तो मेरे पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर ही बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इसका कोई बीच का और रास्ता निकालना चाहिए। कार्बन अब वो वाला सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा। यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड कंसेप्ट आपको समझ आएगा। अब सोच के देखिए कि आपके सामने एक विचार रखा जाए, मैं आपसे ये बात कहूँ तो मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई हाइड्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर मान लीजिए 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा फिर फाइनली? तो ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का और ये सपोज़ कीजिए कि उसका पहला शेल है, तो इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, डन है। तो अब अल्टीमेटली एक पॉजिटिव हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, डन। तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होने चाहिए, इसकी ज़रूरत ये है।
और जब इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, एक के साथ एक और मिल जाएगा, तो ये अपनी जो नियर बाय नोबल गैस है उसके जैसा हो जाएगा, दैट इज़ हीलियम। तो ये उसके जैसा हो जाएगा, वो भी नोबल गैस है। इसकी मदद कार्बन करेगा। कार्बन विल कम टू रेस्क्यू दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विल सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कार्बन। कैसे होगा ये? अब हम अगर मान लें कि हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहले शेल में मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाद के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। डन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे या ले, पर वो तरीका सही नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा कर लेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा था 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के भी आउटर शेल में, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन अपने अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर ले, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखो। अब इन हाइड्रोजन एटम्स को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब सिंपली सिर्फ कार्बन को इमेजिन करो। तो कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ध्यान से देखो। कार्बन का खुद का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1, 2। कार्बन का खुद का 1 और हाइड्रोजन का 1, 4। कार्बन का खुद का 1 और हाइड्रोजन का 1, 6। कार्बन का खुद का 1 और हाइड्रोजन का 1, 8। तो अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अपना 1 एटम शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का ऑक्टेट स्टेट अचीव हो गया। उसके आउटर शेल में, वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पहली चीज़। और अगर मैं अब इस हाइड्रोजन को देखूं, इस हाइड्रोजन एटम को देखूं, तो हाइड्रोजन का खुद का 1 और कार्बन का 1, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पहले शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल स्टेट ले गया। ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल स्टेट ले गया, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल स्टेट ले गया, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल स्टेट ले गया। यानी कि इस केस में ना तो किसी ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, ना तो किसी ने अपने इलेक्ट्रॉन गेन किए, सिंपली इलेक्ट्रॉन से शेयर हुए हैं। ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, पर उन्हें दे नहीं रहा। और हर हाइड्रोजन अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, पर कार्बन को दे नहीं रहा, शेयर नहीं कर रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में कार्बन की अपनी नीड पूरी हो रही है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, और हर हाइड्रोजन की अपनी नीड पूरी हो रही है 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस वजह से 1 कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बना रहे हैं। ये कोवैलेंट कंपाउंड है और इसे कहते हैं मीथेन। तो अब समझ में आया कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 क्यों है? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो कितने हाइड्रोजन कार्बन के साथ आके जुड़े कि कार्बन की ज़रूरत पूरी हो जाए? 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन आकर के जुड़े तो अल्टीमेटली CH4 हो गया, मीथेन एग्जिस्टेंस में आ गया। आई बात समझ में? तो बोथ आर शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर कोऑपरेटिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, दोनों बॉन्ड क्या बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज द कोवैलेंट कंपाउंड। अब बहुत सिंपल लेवल पर देखते हैं। सिंपल लेवल पर जरा देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8 मान लो, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब
तो इसका जो पहला शेल है इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, अब रह गए बचे 6। तो इसके आउटर शेल में आ गए 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो बहुत आसान है, ये ऑक्सीजन का एटम है ना, दिस इज द ऑक्सीजन एटम, दैट इज 1 ऑक्सीजन एटम है ना। तो अब इसको चाहिए सिर्फ 2 हाइड्रोजन जो इसकी ज़रूरत पूरी कर दें। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन उसे मिल गया, ऑक्सीजन का 1 हाइड्रोजन को मिल गया, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन को मिल गया। और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ अटैच हो जाए, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंट्रीब्यूट करे। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन है, ये 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के आउटर शेल में हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट स्टेट आ गई। और हाइड्रोजन के भी पहले शेल में हो गए 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन की भी नीड पूरी हो गई। इसलिए 1 एटम ऑक्सीजन का है और 2 एटम हाइड्रोजन के जुड़ेंगे तो H2O बना। आई बात समझ में? ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड, 1 एटम ऑक्सीजन का और 2 एटम हाइड्रोजन के। यहाँ पे 1 एटम ऑक्सीजन का, 2 एटम हाइड्रोजन के। ओके, तो H2O कॉन्सेप्ट क्लियर। शेयरिंग के साथ बॉन्ड बना है इसलिए कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये ऐसे ही दिखाए जाते हैं, ये ऐसे दिखाया जाता है, मीथेन ऐसा होता है और H2O ऐसा होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ऐसे बॉन्ड बनते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन इस मैनर में एग्जिस्ट करता है जैसे Cl2। ओके, क्यों एग्जिस्ट करता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। ओके, एटॉमिक नंबर कितना? 17। तो अब बनाइए ज़रा। तो पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, 17 में से 2 माइनस करें 15 हो गए, है ना। अब दूसरा शेल बनाया, इसमें कितने आ गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए पूरे। अब 15 में से 8 निकले तो कितना बचे? 7 ना। तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसमें 7 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना। तो ये क्लोरीन का 1 एटम है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। बगल में एक और क्लोरीन का एटम होगा, उसे भी 1 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो दोनों, एक ये उसके साथ शेयर करे, वो एक इसके साथ शेयर करे, तो इसका वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, उसके भी पूरे हो गए। तो इसलिए एग्जिस्ट करता है ये Cl2 की फॉर्म में। ओके, दोनों एक दूसरे के साथ अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसकी वजह से दोनों ही ऑक्टेट स्टेट में होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से बिना इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, बिना इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की मदद से भी बॉन्ड बनते हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे अभी हमने मीथेन देखा, जैसे अभी हमने वाटर देखा और जैसे अभी हमने क्लोरीन देखा। इतनी बात क्लियर हुई? दैट्स ऑल। ये आप करके देख लेना, कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कार्बन हम जानते हैं कि दैट इज़ कार्बन 4 है।